गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कमिटीज़ एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। हम इस वीडियो में उन्हीं कमीशन या उन्हीं कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लाइब्रेरी के विकास को बढ़ावा मिला है और फालतू के कमीशन को हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। और कमीशंस में भी उन्हीं पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे लाइब्रेरी के विकास को बढ़ावा मिला है। तो हमारा पहला कमीशन है हंटर एजुकेशन कमीशन। ये इसका गठन हुआ था 3 फरवरी 1882 को। इसके अध्यक्ष थे विलियम विल्सन हंटर। इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा का प्रचार करना था और शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसकी सिफारिशें भी थी जो इसने दी थी। कि पहली सिफारिश थी प्राथमिक शिक्षा सुधार के उपाय इसने सुझाए थे और दूसरा है कि इसने स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का सुझाव दिया था। हंटर कमीशन पहला कमीशन था जिसमें प्रथम बार पुस्तकालयों के विकास हेतु सुझाव दिए गए थे। इस कमीशन में महिलाओं और निम्न जातियों की शिक्षा पर भी अधिक बल दिया था। इसमें माध्यमिक शिक्षा को 2 धाराओं में विभाजित किया गया था। पहला था साहित्यिक, जिसमें छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना, और दूसरा था व्यावसायिक, जिसमें वाणिज्यिक, कमर्शियल और कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा दी जाती थी। हंटर आयोग ने 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना में योगदान भी दिया था। पहला था पंजाब विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1882 में 1882 में हुई थी, और दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अब हम आगे देखते हैं सेकंड कमीशन के बारे में, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इसका गठन 1902 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले। थॉमस रेले अध्यक्ष थे। रेले तो इसलिए इसे रेले कमीशन भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति की थी लॉर्ड कर्जन ने, और इसके 2 भारतीय सदस्य थे, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण। बाकी बहुत सारे सदस्य थे लेकिन भारतीय सिर्फ इसमें 2 ही थे, इसलिए इनको याद करना जरूरी होता है। तो ये पहले सदस्य थे सैयद हुसैन बेलग्रामी, और दूसरे हैं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। और इसका उद्देश्य था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का एक उद्देश्य था, क्या था कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति और कार्यप्रणाली की जांच करना। मतलब भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थिति थी, मतलब उस वक्त कैसी थी और उसकी कार्यप्रणाली कैसी थी, उसके बारे में जांच करनी थी। और उसके बाद में उसे सिफारिश दी थी। इस आयोग के परिणाम स्वरूप ही 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड, जो है सैडलर कमीशन। इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। इसका गठन 1917 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे माइकल ई सैडलर। जो माइकल ई सैडलर्स थे वो लीड्स यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। जो लीड्स यूनिवर्सिटी थी उसके कुलपति थे माइकल सैडलर, और इसके भी भारतीय सदस्य तो और भी थे, लेकिन 2 भारतीय सदस्य थे, इसलिए इनको याद करना जरूरी रहता है। पहले थे आशुतोष मुखर्जी। कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। और इसकी रिपोर्ट 1919 में प्रस्तुत की गई थी, और उसका उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना था। स्टार्टिंग में तो सिर्फ जो कलकत्ता विश्वविद्यालय थी उसकी समस्याओं का अध्ययन करना और उसमें सिफारिश करना था, परंतु वो जो उसमें सिफारिश की गई थी वो फिर बाद में बढ़िया थी, इसलिए पूरी जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी थी उन पर वो लागू हुई। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के पूरे क्षेत्र की समीक्षा की गई थी, और इस आयोग का मानना था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक शर्त है। इसका मतलब ये है कि देखो, विश्वविद्यालय में सुधार करने से पहले हमें माध्यमिक शिक्षा, मतलब ये 11th 12th होती है, इनमें मतलब इनका
सुधार होना आवश्यक है, तभी तो आगे जाके वो सही। जब बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो ही विश्वविद्यालय में सही रहता है मतलब। अब हम देखते हैं कि सेडल कमीशन ने क्या क्या सिफारिशें दी। इसकी पहली सिफारिश थी विश्वविद्यालयों में मध्यवर्ती कक्षाओं मतलब 11वीं कक्षा के बाद की कक्षाएं को अलग करें और स्वतंत्र मध्यवर्ती महाविद्यालय स्थापित करें। इसकी दूसरी सिफारिश है कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्डों का गठन करें। तीसरी सिफारिश है महिला शिक्षा पर बल दिया गया जाए। और चौथा है शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। और पांचवा है व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करें। ये इसकी सिफारिशें थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ रीचे कमेटी के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा था लेकिन अभी और पढ़ लेते हैं। इसका गठन 1926 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे J.A. रिची। इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई थी मतलब उस जमाने में भारत सरकार तो क्या बोले इसको, अब ब्रिटिश सरकार भी बोल सकते हैं। और इसकी सिफारिशें थी सिफारिश थी मतलब कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी है को कॉपीराइट या डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाना चाहिए, इसकी ये सिफारिश थी। मतलब जो कॉपीराइट या डिपोजिटरी लाइब्रेरी वो होती है जहाँ पे मतलब पूरे देश में कहीं भी छपने वाली किताब उसकी एक कॉपी डिपोजिटरी लाइब्रेरी में जमा होती है, तो इसे ही डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। अब हम देखते हैं हार्टॉग कमीशन के बारे में। इसका गठन 1929 में फिलिप हार्टॉग की अध्यक्षता में किया गया था। उसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और सुधारों की सिफारिश करना था। ये व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया था इसमें। अब हम नेक्स्ट कमीशन के बारे में देखते हैं जो कि है सार्जेंट समिति या सार्जेंट कमीशन। इसका गठन 1944 में जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें ये सिफारिश की थी जो 6 से 11 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी इसमें। यहाँ तक हमने जितने भी कमीशन पढ़े वो सारे आजादी से पहले थे मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए थे वो सारे। अब हम पढ़ेंगे आजादी के बाद के जो कि भारत सरकार द्वारा लाए गए थे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके किसी दोस्त को जो लाइब्रेरी की तैयारी करता है उसे ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना। तो आगे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में। इसका गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ था। तारीख आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, साल याद कर लीजिए सिर्फ 1948। इसकी नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन। ये भारत आगे चलकर ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे है इसे राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है इसे राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं और ये स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसका उद्देश्य था कि जो भारत के विश्वविद्यालय प्रणाली की समीक्षा करना और सुधार करना था। तो अब हम इस कमीशन की सिफारिशों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली सिफारिश थी विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों के लिए कुल बजट का 6.25 या 40 रुपए प्रति छात्र अनुदान हो। मतलब जो बजट आता है पुस्तकालय के लिए या तो वो पूरे बजट का 6.25% हो या फिर प्रति छात्र 40 रुपए हो। मतलब मान लो अगर एक लाइब्रेरी में 100 बच्चे हैं, 100 छात्र हैं तो उन पे 40 रुपए खर्च होने चाहिए, मतलब एक 40 इंटू 100, तो उस हिसाब से उनको ये बजट मिलना चाहिए। और नेक्स्ट सिफारिश है कि पुस्तकालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष हो। मतलब जो पुस्तकालय अध्यक्ष हो ना वो एक प्रशिक्षित होने चाहिए, ये नहीं कि मतलब किसी को भी पुस्तकालय अध्यक्ष बना दो, नहीं। उन्हें मतलब उचित उसका ज्ञान हो, मतलब पुस्तकालय की शिक्षा प्रणाली कैसे कार्य करती है उसका ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा है पुस्तकालयों में मुफ्त द्वार प्रणाली हो। चौथा है पुस्तकालयों को प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट प्रदान करना चाहिए। नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट वो होता है मतलब जो
एक बार ही काम आता है, हर बार काम नहीं आता। मतलब एक तो होता है रिक्यूरिंग ग्रांट, जो मतलब हमेशा काम आता है, जैसे तनख्वाह में हो गया, वो मेंटेनेंस हो गया, ये काम आता रहता है। लेकिन नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट होता है जो मतलब एक बार ही काम आता है। जैसे बिल्डिंग बनाने में वो एक ही बार काम आया ना, बार बार तो नहीं आया। या फिर कोई कंप्यूटर खरीदने में तो वो एक ही बार खरीदा, बार बार तो नहीं खरीदते। कोई सॉफ्टवेयर खरीदा तो वो बार बार, तो वो ऐसे जो नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट होता है वो एक ही बार काम आता है, मतलब बहुत सालों में एक बार काम आता है। तो इस हिसाब इसमें कहा गया है कि जो पुस्तकालयों को प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार नॉन रिक्यूरिंग ग्रांट प्रदान करें। जो एस राधाकृष्णन थे, उन्होंने पुस्तकालयों को विश्वविद्यालयों कार्यों का हृदय माना था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मुदालियर आयोग के बारे में। मुदालियर आयोग का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, और इसकी नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय, वो जो भारत सरकार के अधीन आता है, शिक्षा मंत्रालय, इन्होंने की थी। और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता के बाद भारत की माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और सुधार के लिए सुझाव देना था। इसका उद्देश्य था ये। अब हम इसकी सिफारिश के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी पहली सिफारिश थी कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरी हो, माध्यमिक विद्यालय उनमें लाइब्रेरी हो। दूसरा है रटने की बजाय गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया, मतलब रटने से ज्यादा प्रैक्टिकली करके उसको याद करने पर जोर दिया गया था। अब तीसरा पॉइंट है इसमें, बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने पर जोर दिया गया। और चौथी सिफारिश है पुस्तकालयों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया गया था इस सिफारिश के अंदर। और जिसकी पांचवी सिफारिश थी, छोटे गांव और कस्बों में जहां अलग से सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं थे, वहां विद्यालय पुस्तकालयों को पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में कार्य करने पर जोर दिया गया। मतलब छोटे गांव होते हैं जहां सब जगह तो पब्लिक लाइब्रेरी पॉसिबल नहीं हो पाती ना, तो वो क्या करते हैं कि छोटे जो गांव होते हैं वहां पे मतलब विद्यालय होती है, विद्यालय की पुस्तकालय होती है ना, उसको जैसे वो स्कूल बंद होगी तो उसके बाद में जो लाइब्रेरी है उसको पब्लिक लाइब्रेरी की तरह यूज करने पर जोर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कमीशन के बारे में, जो कि है रंगनाथन कमीशन। इसे यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी या लाइब्रेरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1957 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट 1959 में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज के नाम से यूजीसी द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसके अध्यक्ष थे एस आर रंगनाथन, और ये यूजीसी द्वारा गठित किया गया था। यूजीसी में भी यूजीसी के जो पहले अध्यक्ष थे सी डी देशमुख, उनके द्वारा इसे 1957 में एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। अब हम नेक्स्ट इसकी सिफारिशों के बारे में देखते हैं। इसकी पहली सिफारिश थी अनुदान के बारे में। इसमें कहा गया कि जो प्रति छात्र हैं उनको 15 रुपए, और जो प्रति शिक्षक या शोध छात्र होते हैं उनको 200 रुपए। मतलब कोई छात्र हैं तो मान लो 10 छात्र हैं तो उनको 10 × 15 रुपए, मतलब एक छात्र को 15 रुपए के हिसाब से, मान लो 10 छात्र हुए लाइब्रेरी में, तो 10 × 15 रुपए तो 150 रुपए, ऐसे उनका बजट निर्धारित किया जाता था। और सेकंड है विश्वविद्यालयों को टीचिंग के लिए लाइब्रेरी साइंस की फुल टाइम फैकल्टी अपॉइंट करने पर जोर दिया गया था इसमें। और तीसरी सिफारिश थी कि पुस्तकालय अध्यक्षों के पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। उनके पास निर्धारित योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे कोई डिलाइस होगी तो वो निर्धारित योग्यता, मान लो डिलाइस कर रखी तो डिलाइस होनी चाहिए, या बिलाइस कर रखी तो बिलाइस होनी चाहिए। जो निर्धारित योग्यता थी वो होनी चाहिए थी। इसका चौथा पॉइंट है सामान्य निर्देशों के बारे में है। मतलब इन्हें ये नहीं कि इन्हें लागू ही करें, मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए। पहला इसका है कि कुल लाइब्रेरी बजट का 40% हिस्सा पुस्तकें और अन्य पठन सामग्री की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो लाइब्रेरी का पूरा बजट है ना, कोई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उसका जितना भी बजट आता है तो उसका 40% हिस्सा सिर्फ पठन सामग्री होती है ना, पुस्तकें हो गई, पीरियोडिकल्स होगी, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होगी, उनकी खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, 40% हिस्सा। और कर्मचारियों के लिए 30% खर्च करना चाहिए, और पत्रिकाओं के लिए 10% खर्च करनी चाहिए, और रख रखाव मेंटेनेंस के लिए 20% खर्च करना चाहिए। टोटल ऐसे पूरा 100% हो जाता है इनका। तो इस हिसाब से इनको सामान्य निर्देश दिया गया। ये नहीं कि आप इनको बिल्कुल फॉलो ही करें, नहीं, इतना कोई जरूरी नहीं है, बस दे रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया इसमें। वैसे
इस कमेटी का एक कथन भी था कि सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रंथों का गतिहीन संग्रह है। ये इसका एक कथन था। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं वो ग्रंथों का मतलब बुक्स का गतिहीन मतलब एक जगह पर स्थिर संग्रह है। अब हम इसकी पढ़ेंगे 10वीं कमेटी के बारे में, जो कि है रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस। इसका गठन हुआ था 1961 में। ये यूजीसी द्वारा गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे एस.आर. रंगनाथन और इसकी रिपोर्ट आई थी 1962 में और इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था 1965 में यूजीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से प्रकाशित किया गया था इसे। ये कमेटी जो रंगनाथन कमेटी आई थी उसका रिव्यू करने के लिए आई थी, इसलिए इसका नाम भी रिव्यू कमेटी पड़ा है। ये मतलब उसकी जांच करने के लिए आई थी कि उसको किस प्रकार लागू किया गया है या कितना लागू किया गया है या उसमें क्या कमी थी, इस प्रकार से उसकी जांच करने के लिए आई थी। इसके सदस्य के बारे में भी हम देख लेते हैं। इसके सदस्य थे सीपी शुक्ला, के एस इसाक, एस बसरुद्दीन, पीएन कोला, बीएस केसवन और डॉक्टर जे एस शर्मा और प्रोफेसर एस दास गुप्ता, ये इसके सदस्य थे। और इसके सचिव भी थे जो कि थे पी फिलिप। और इसका उद्देश्य था कि लाइब्रेरी साइंस की शिक्षण, परीक्षा और रिसर्च के लिए मानकों की सिफारिश करना था। इसका उद्देश्य था कि जो लाइब्रेरी साइंस में शिक्षण, परीक्षा, रिसर्च के लिए मानकों की सिफारिश करना था इसका उद्देश्य। अब इसकी सिफारिश के बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसकी पहली सिफारिश थी कि विश्वविद्यालयों में LIS मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रमों के लिए एक पाठ्यक्रम बनाना। जो लाइब्रेरी साइंस के जो एजुकेशन थी ना लाइब्रेरी की, जैसे पढ़ाई होती है, जैसे मैथ्स की पढ़ाई होती है, उस प्रकार से जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पाठ्यक्रमों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करना, मतलब उसमें क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, वो तैयार करना था। और दूसरी सिफारिश थी इसके स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब BA और MA और PhD स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना। तीसरी सिफारिश थी कि जो विश्वविद्यालयों में पूर्ण LIS विभाग स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा वित्तीय सहायता, मतलब जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें पूर्ण LIS मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस विभाग स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा वित्त सहायता प्रदान करना। मतलब जो विभाग है ना ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके लिए यूजीसी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। जो भी खर्चा होगा वो यूजीसी द्वारा दिया जाएगा। इसकी चौथी सिफारिश है कि जो सभी डिप्लोमा कार्यक्रम थे ना, मतलब जो भी डिग्री थी ना डिप्लोमा की, उनको किसमें कन्वर्ट करना, डिग्री के अंदर। मतलब डिलाइस कर रखी है तो डिलाइस जो डिप्लोमा चल रहा था उसको बिलाइस में कन्वर्ट करना, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस उसमें कन्वर्ट करना, ये कहा गया था, इसमें सिफारिश दी गई थी। और इसमें नेक्स्ट है कि जो स्नातक मतलब इसमें अब वो अनुपात दे रखा है कि किस अनुपात में ये होने चाहिए, छात्र और स्टाफ किस अनुपात में होने चाहिए। स्नातक स्तर पर तो एक स्टाफ पर 10 छात्र होने चाहिए, मतलब 10 छात्रों के लिए एक स्टाफ हो सकता है। अब इससे ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टाफ चाहिए। और स्नातकोत्तर मतलब MA, इसमें 5 छात्रों पर एक स्टाफ होना चाहिए, ये इसमें सिफारिश की गई थी। हालांकि ये लागू नहीं हो पाते हैं लेकिन सिफारिश तो की इन्होंने। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कमेटी के बारे में है, जो कि है एडवाइजरी कमेटी, जिसे सिन्हा कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन 1957 में किया गया था और इसे प्रस्तुत 1958 में किया गया था और उसके अध्यक्ष थे KP सिन्हा, इसीलिए इसे सिन्हा कमेटी भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य था कि देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और उनके भविष्य के विकास के लिए सिफारिश। अब हम इसके सिफारिशों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी पहली सिफारिश थी कि देश भर में पदानुक्रमिक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना। जैसे सबसे पहले होगी राष्ट्रीय पुस्तकालय होगी, फिर उसके बाद राज्य पुस्तकालय होगी, फिर राज्य में फिर जिला पुस्तकालय होगी, फिर जिला में ब्लॉक पुस्तकालय होगी, फिर ब्लॉक में ग्राम पंचायत पुस्तकालय होगी। इस स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना करना था, इसका ये उद्देश्य था और ये सिफारिश की थी इसने।
इसका दूसरी सिफारिश थी कि पुस्तकालयों को स्थिर भंडार के बजाय सक्रिय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना था। और इसका तीसरा उद्देश्य था पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रॉपर्टी पर 6% लाइब्रेरी सेस मतलब कर लिया जाना चाहिए। मतलब अगर पुस्तकालय को विकास करना है तो हमें 6 पैसे टैक्स लेना पड़ेगा प्रॉपर्टी पर। अब नेक्स्ट सिफारिश है इसकी, भारत में प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान की जानी चाहिए। सही है, निःशुल्क की करनी चाहिए वैसे भी। इसका 5वां पॉइंट है, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपस में जुड़ी होती हैं, तो उसकी जो पुस्तकालय होती है यूनिवर्सिटी की, वो आपस में पुस्तकों का आदान प्रदान कर सकती है, जो भी कोई पठन सामग्री होगी उनका आदान प्रदान कर सकती है। इसे इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस कहते हैं हम। इसकी छठी सर्विस थी, एक पुस्तकालय कोष स्थापित किया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश थी कि एक पुस्तकालय कोष की स्थापना की जानी चाहिए। तो आज की हमारी हम यहीं तक पढ़ेंगे जी। आगे और भी कमेटियां हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई होप ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए और आप इस साल जरूर जॉब लगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।